हेलो बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस बताई हैं और एक्सरसाइज 5.1 की है। आज के वीडियो में हम पहले तो बताएंगे nth टर्म का कंसेप्ट एपी में, और उसके बाद फिर हम 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या मतलब है। तो पिछले एक्सरसाइज में आपने सीखा कि आपको अगर पांचवी टर्म निकालनी है तो आपको चौथी टर्म पता होना चाहिए। फिर चौथी टर्म में जब आप डी को ऐड करते हैं तो आपको पांचवी टर्म मिलती है। इसी तरीके से आपको छठवीं टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म निकालनी है, तो आपको फिफ्थ टर्म में डी ऐड करना पड़ेगा तो आपको सिक्स टर्म मिल जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको 10वीं टर्म निकालनी है मान लिया जाए तो उसके लिए आपको 9th टर्म पता होना चाहिए। तो 9th टर्म में जब आप डी ऐड करेंगे तो आपको 10th टर्म मिल जाएगी। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि एक टर्म निकालने के लिए आपको हमेशा उसकी पिछली टर्म पता हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ पहली टर्म की मदद से ही आप nth टर्म को निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि 100वीं टर्म 100th टर्म निकालिए केपी की, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इसकी 99th टर्म बताइए सर, मैं उसमें डी ऐड करूंगा और फिर मुझे 100th टर्म मिल जाएगी। ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहली टर्म और डी की मदद से ही 100th टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक उदाहरण हमारी एनसीईआरटी में ही दिया है। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ध्यान से नहीं देखते हैं, जो कि एक गलत हैबिट है, हमको देखना चाहिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। सो रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड द जॉब विद अ स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। सो मंथली सैलरी 8,000 उसको मिल रही है with an annual increment of ₹500. So each year the salary will be increased by 500 rupees. So what would be her monthly salary for the 5th year? तो आपसे कह रहे हैं कि पांचवें साल में उसकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो अगर हम अपनी पुरानी नॉलेज के हिसाब से चलें, उसी से ही हमारा फार्मूला डेवलप होगा। तो 8,000 आपकी इनिशियल सैलरी थी और एक साल बाद 500 रुपये बढ़ी है तो 8,500 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। एक साल के बाद 8,500 रुपये आपकी सैलरी हो जाएगी। ठीक है, तो पहले साल पूरा 8,000 था और अगले साल यानी सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 8,500 हो गई है। अब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो थर्ड ईयर में क्या होगा, इस 8,500 में फिर 500 ऐड हो जाएगा। तो थर्ड ईयर में आपकी सैलरी हो जाएगी 8,500 प्लस 500, दैट इज 9,000। नाउ जो नोट करने की बात है वो ये है कि जब हम दूसरे साल की सैलरी निकाल रहे थे तो उसमें था 8,000 प्लस 500, ठीक है ना। और जब हम तीसरे साल की सैलरी निकाल रहे हैं, तीसरे साल की सैलरी, तो उसमें 8,500 को हम लिख सकते हैं 8,000 प्लस 500 और एक और 500 हम उसमें ऐड कर रहे हैं। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं, पहले साल की सैलरी थी 8,000, दूसरे साल में 8,000 में एक बार 500 ऐड हो गया है और तीसरे साल में थर्ड ईयर में एक और बार 500 ऐड हो गया है। तो अभी कितने 500 ऐड हो चुके हैं, दो 500 ऐड हो चुके हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 2 × 500। तो तीसरे साल में दो बार 500 ऐड हो चुके हैं। अगर हमें चौथे साल की सैलरी निकालनी है तो इसमें एक और बार 500 हमको ऐड करना पड़ेगा और 2 × 500 की जगह अब की बार आ जाएगा 3 × 500। और पांचवें साल की सैलरी निकालनी है तो उसमें हमको एक और बार 500 ऐड करना पड़ेगा। तो 3 × 500 तो है ही, एक और बार 500 ऐड करेंगे तो 4 × 500 हो जाएगा। तो अगर आप इस सीक्वेंस को समझें कि हो क्या रहा है, 2 साल के लिए आपको एक बार डी ऐड करना पड़ा, 3 साल की सैलरी के लिए आपको 2 बार डी ऐड करना पड़ा, 3 के लिए 2 बार डी ऐड करना पड़ा, 4 के लिए आपको 3 बार डी ऐड करना पड़ा, 4 के लिए 3 बार। आपने देखा जब 2 साल के लिए सैलरी निकाल रहे थे तो एक बार डी ऐड करना पड़ा, जब 3 साल के लिए सैलरी निकाल रहे थे तो 2 बार डी ऐड करना पड़ा, और जब 4 साल की सैलरी निकालेंगे तो 3 बार डी ऐड करना पड़ा, और जब 5 साल की सैलरी निकालेंगे तो 4 बार डी ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो आपने देख लिया, पहले साल में 8,000 था, फिर 500 ऐड किया, फिर एक और बार 500 ऐड किया तो 2 बार 500 हो गया,
फिर एक और बार 500 ऐड किया तो 3 बार 500 हो गया, फिर एक और बार 500 ऐड किया तो 4 बार 500 हो गया। तो इसकी सैलरी हो गई 10,000 रुपीज़। खैर अभी हमारा इंटरेस्ट आंसर में नहीं है, अभी हमारा इंटरेस्ट इस बात में कि हम किस तरीके से अपने आंसर तक पहुंचे। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि 2 साल के लिए एक बार डी ऐड किया, 3 साल के लिए 2 बार डी ऐड किया, 4 साल के लिए 3 बार डी ऐड किया, 5 साल के लिए 4 बार डी ऐड किया। यानी कि जोन से भी ईयर के लिए सैलरी निकालनी थी उसमें एक कम डी ऐड किया है, यानी कि 5 के लिए 4 डी। अगर मैं आपसे कहूं 10 साल की सैलरी क्या होगी तो 10 में एक कम यानी कि 9 डी आपको ऐड करना पड़ेगा। यहां से हम यही लॉजिक लगा पा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो कोई भी यहाँ पे नंबर लिखा जाए, कोई भी नंबर, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 कि 100 ईयर्स तक तो खैर क्या ही कोई सैलरी लेगा, पर मान लिया जाए 100 के लिए हमको निकालना होता तो यहाँ पर हम लिखते 99 डी, एक कम। ठीक है बेटे, तो इसको जनरलाइज हम कैसे करें? हम जनरलाइज इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम लिख देते हैं ओके ठीक है, यानी कि अगर किसी को n ईयर्स के लिए फाइंड करनी है इनकी सैलरी, तो उसके लिए n में एक कम यानी n-1 डी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी फार्मूला मैं हमेशा यही कहता हूं कि ऐसा नहीं कि किसी ने कहा ये फार्मूला है सबने मान लिया, ऐसा नहीं होता है। हम उसको अपने लॉजिक से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पाया कि कभी भी आपको कोई भी nth टर्म पता करनी है, जैसे इस केस में ये थी आपकी सेकंड टर्म, फिर ये थी आपकी थर्ड टर्म, है ना, ये थी आपकी फोर्थ टर्म, ये थी आपकी फिफ्थ टर्म। देखिए इससे पूरी एक एपी बन गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ऐसे ही आपको कोई भी nth टर्म पता करनी है तो उस nth टर्म के लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं कि a में प्लस करना होगा n-1 डी। तो ये है फार्मूला जो कि हमने ऊपर से समझा। n-1 डी कहां से आया आपको पता चला? nth के लिए n-1 डी। ठीक है, तो अगर मुझे 100th टर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 99 डी, है ना। अगर मुझे 5th टर्म निकालनी है तो मैंने कैसे निकाला है? देखिए a प्लस 5-1 यानी कि 4 इंटू डी। अगर मुझे 4th टर्म निकालनी है तो a प्लस 4-1 यानी कि 3 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी nth टर्म, n कोई भी नंबर हो सकता है, nth टर्म होगा a प्लस n-1 डी। तो यहां से आपका फार्मूला डेवलप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे लिखा है अगर 15 साल की सैलरी का पता करना होता तो क्या करते? तो हम लिखते a क्या है? a है फर्स्ट टर्म जो कि है 8000, तो 8000 प्लस 15-1 यानी कि 14 डी, और डी कितना है? डी है 500। डिफरेंस जो कि हर साल उसकी ग्रोथ हो रही है सैलरी में, वो डी है उसका। ठीक है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है an इजकल टू a प्लस n-1 डी। ना ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा, और ये फार्मूला सिर्फ ये नहीं कि आपको nth टर्म दे देगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, कभी कभी आपको nth टर्म दिया होगा, कभी कभी आपको nth टर्म दिया होगा, a भी दिया होगा, n-1 भी दिया होगा, पूछ लेंगे d बताइए कितना है, तो ऐसे भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको nth टर्म दे दिया, a दे दिया और d दे दिया, और आपसे कहेंगे n-1 बताइए, उसमें भी ये यूजफुल है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको an दिया हो, n-1 दिया हो, d दिया हो, और आपसे कहें कि बताइए a क्या है, तो उसमें भी ये यूजफुल है। तो काफ़ी यूजफुल फार्मूला है। आपको जो भी टर्म्स, जो भी वैल्यूज दी हैं उनको बस पुट करना है, और जो अननोन है वो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सिंपल फार्मूला है और समझने में भी आसान है, किस तरीके से डिराइव हुआ वो भी आपको पता चल गया। तो एग्जाम्पल्स तो आप देखिएगा खुद से, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, और जो एग्जाम्पल समझना है वो मेरे से पूछेगा भी आप। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन टेबल बना के पूछा हुआ है, पेपर में ऐसा टेबल बनाकर नहीं आएगा, सीधी सीधी वैल्यूज पूछी जाती हैं।
क्या है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, पता ही हमको ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस है और ए एन nth टर्म है। ए एन nth टर्म है, ध्यान रखिए इस बात का, लिखने का तरीका है nth टर्म यानी ए एन, कुछ लोग इसे लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। तो यहां पर क्या कहा है, यहां पर कहा है ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन निकालना है, ठीक है। तो ए एन का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक। और इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस आपको। तो ए की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 8 और डी की वैल्यू है 3। ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू है 8, डी की वैल्यू है 3। हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो 8 माइनस 1 7, फिर मल्टीप्लाई, बॉड मास का रूल, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई, तो 7 3 21, 21 प्लस 7 इज 28, ये आपका ए एन आ गया। मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो आपका ए एन आया 28। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको ए दिया है, एन दिया है, ए एन दिया है, तो जैसे मैंने कहा एक कोई भी चीज उसमें नहीं दी होगी वही आपको फाइंड करनी है। तो जरूरी नहीं है कि ए एन के फार्मूले से आप सिर्फ ए एन ही फाइंड कर सकते हैं, आप उससे कुछ भी ए एन डी कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ए एन 0 है, एन 10 है, ए माइनस 18 है, एनसीईआरटी भी रखी है अपने पास, वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। तो फार्मूला वही है, फार्मूले में कोई भी फर्क नहीं है। ए एन की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है, ए की वैल्यू मैंने माइनस 18 पुट कर दी है, एन की वैल्यू मैंने 10 पुट कर दी है, ये सब दिया है। एक बार फिर दिखा देते हैं आपको, एन की वैल्यू 10 दी है, ए एन की वैल्यू 0 दी है, ए की वैल्यू माइनस 18 दी है, ये सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। और डी इसमें अननोन है, मैं डी निकालना चाहूँगा, तो सब कुछ कैलकुलेशन है। देखते हैं, पहले मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9d हो गया। तो 10 माइनस 1 हो गया 9, बाहर है d, तो इतनी वैल्यू तो हो गई हमारी 9d, ठीक है बेटे। और a की वैल्यू थी माइनस 18, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर a की वैल्यू माइनस 18 है, वो a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की हुई है। और इस माइनस 18 को आप उठाइए और ले जाइए लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में माइनस 18 जाके क्या बन जाएगा, प्लस 18 बन जाएगा। तो आपने ये देखा कि माइनस 18 उधर जाकर बन गया प्लस 18। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 9d, 10 माइनस 1 9d। और अब 9 इंटू डी है, अब इस 9 को ले जाएंगे अपॉन में। पता ही आपको, अगर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके वो डिवीजन में जाएगा। तो 9d बराबर है 18 के, जो मल्टीप्लाई का यहाँ पर 9 है वो जाएगा अपॉन में, तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/9 यानी कि 2। तो बड़ी सीधी सी बात है, d की वैल्यू आ गई है 2। समझ आ रहा होगा आपको, इजीली लिखते भी जाइएगा। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट में a नहीं दिया हुआ है, a मिसिंग है, और d दिया हुआ है -3, n दिया है 18 और an दिया है -5। तो हम इसमें a भी फाइंड कर सकते हैं सेम फार्मूला से। आप देखिए पूरे एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला है और उसी से ही सारा कुछ फाइंड आउट हो सकता है। तो फार्मूला वही लगाया हमने, an इजकल टू a प्लस n माइनस 1d। और आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फार्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला लिखना कंपलसरी है। an की वैल्यू देखिए -5 है, ठीक। तो हमने an की वैल्यू -5 यहाँ पे पुट कर दी है। a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू है, a तो अननोन है तो a ही रहेगा, d -3 है, n 18 है, d -3 है, n 18 है, तो a ही है। n की जगह 18 लिख दिया, दिख रहा है आपको 18 - 1, और d की जगह -3 है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 18 - 1 17 हो गया, बाहर है -3, 17 इंटू 3 इज 51, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, सो -51। -51 को उठाएंगे और लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, उधर जाके हो जाएगा +51, राइट। तो a बराबर आ गया, उधर पहले से गया -5 और +51, -5 + 51, तो 51 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 51 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 46, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 51 - 5 आ जाएगा 46, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई 46। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट आपको ये a दिया है -18.9,
डी दिया है। अब की बार एन मिसिंग है। एन मिसिंग वाले क्वेश्चन बच्चों को थोड़े से टफ लगते हैं, पर देखते हैं कैसे होगा। और ए एन दिया है 3.6, तो हमने फार्मूला तो वही यूज़ करना है, फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ए एन की वैल्यू 3.6 पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी बेटे -18.9, एन की वैल्यू अननोन है, n-1 ब्रैकेट, और डी 2.5। तो जनरली हम कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, बट इस केस में तो ब्रैकेट आप सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि एन की वैल्यू ही पता नहीं है, इसलिए बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। तो हमने करना क्या है, पहले ये जो नेगेटिव 18.9 है इसको उठाया और लेफ्ट में ले गए, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, जो कि बनेगा 22.5। तो इसमें तो समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, -18.9 को उधर ले गए, बन गया 22.5। तो इतना समझ आ गया है आपको, इतना हमने सॉल्व कर लिया है ना। और ये जो बाकी है वो ऐसे का ऐसे यहाँ पे लिख देना है। अब बेटे आगे की बात क्या है, आगे की बात ये है कि n-1 इंटू 2.5 है, ठीक है। तो जो ये मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है ये उधर डिवाइड में जाएगी, तो फाइनली क्या होगा कि ये जो 2.5 है इसको उधर भेज देंगे डिवाइड में, तो जब ये उधर जाएगा 22.5 के अपॉन में जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा n-1 इजल टू 22.5 अपॉन 2.5, है ना। और 22.5 को 2.5 से डिवाइड कीजिए। आप जिनको डिवीजन में प्रॉब्लम है डेसिमल्स में, तो डेसिमल से डेसिमल काटिए और 225 को 25 से डिवाइड करिए, तो 225/25 9 आ जाएगा, 25 9 सा 225 होता है सीधा सीधा। तो n-1 हो गया 9 और -1 को ले गए इस तरफ, तो 9 + 1 हो गया 10, तो n की वैल्यू आ गई 10। इस तरीके से आप n भी निकाल सकते हैं। तो तरीका देख लीजिए सॉल्व करने का, पहले a को उधर ले गए हैं और फिर जो यहाँ मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले गए हैं, तो सिंपल कैलकुलेशंस हैं, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमें a दिया है और n दिया है और d इसमें 0 है। तो जब सेकंड वीडियो याद कीजिए जो पिछले एक्सरसाइज की थी, जब d 0 होता है तो कोई भी उसकी टर्म a के ही बराबर होती है, क्योंकि उसके पीछे का सीधा सा लॉजिक है। जब आप a2 निकालेंगे तो वो होगी a + d, तो a + 0 d 0 है, तो a + 0 a ही आ जाएगा। फिर a3 निकालेंगे तो उसमें a + 2d होगा, तो वो भी 0 ही रहेगा, तो a + 0 अगेन a। तो आप कोई भी टर्म निकालेंगे वो a के ही बराबर आएगी जब d की वैल्यू 0 है, तो इसमें an आपका 0 ही होगा, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3 ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पूरा दिख रहा है। हाँ जी बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए बेटा, आपको पहली टर्म दी हुई है a 10 है, और फिर सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है, ऐसे फिफ्थ 6 7 8 टर्म्स हैं, और आपको 30th टर्म इसमें बतानी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने कहा था अगर आपको 100वीं टर्म भी निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हैं। 30th टर्म के लिए क्या फार्मूला होगा, a + 30 में एक कम यानी 29d, तो आपका फार्मूला होगा a + 29d, ठीक है। अब इसमें a आपका 10 है और d कैसे निकलता है, d निकलता है कैसे, a2 - a1, तो 7 - 10। सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो आपका d निकलता है, तो 7 - 10 आपका d होगा, और d कितना आ गया आपका, d आ गया आपका -3, आ गया कि नहीं, d आ गया -3। और अब हम बात करते हैं कि 30th टर्म क्या होगी, तो 30th टर्म होगी a + 29d, राइट। और a की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू है 10 और 29 इंटू -3, और अब आप इसको सॉल्व करेंगे 29 इंटू -3, तो आपका आंसर आएगा, देखते हैं कितना आता है, 10 - 29 3 ज़ा, तो कितना हो गया, 29 3 ज़ा 87,
9 3 27, 2 3 2 6, 2 8 87, 10 माइनस 87, तो आपका आंसर आएगा -77। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया। इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो भी बता देते हैं। तो सिंपल आपने फार्मूला लगाया nth टर्म का a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और nth टर्म, इस केस में आपकी जो nth टर्म है उसमें यहाँ पर n की जगह बेटे, यहाँ पर देखो ना ये छोटा सा n है, इस n की जगह क्वेश्चन में लिखना है आपको 30। हाँ, ये जो 30th टर्म है यही आपका n है ना, n इज 30, तो n की जगह आपको 30 लिख देना है, इधर भी और इधर भी n की जगह 30। तो 30 माइनस 1 29 हो गया, d -3 है और a की वैल्यू 10 है। तो जैसा मैंने किया, आप तो समझाने में तो ज़्यादा है नहीं, इस तरीके से आपको लिख के प्रॉपरली दिखाना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए आप, 11th टर्म बताइए इस AP के लिए, राइट। तो इसमें a हो गया -3, एक बार मैं क्लियर कर दूं इसको। तो a हो गया -3 और d कैसे निकलेगा, d निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म है -12 माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है -3। तो माइनस माइनस मेक्स प्लस, तो ये हो गया +3। 3 2 6, 6 - 1 5/2 आपका d आ गया, ठीक है बेटा। और 11th टर्म निकालनी है, तो 11th टर्म निकालनी है तो फार्मूला होगा a प्लस 11 - 1 यानी 10d, a प्लस 10d होगा। तो दिखा देते हैं आपको ये, a प्लस यहाँ पर 11 - 1 यानी 10d होगा। अब a तो -3 है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, a तो -3 है ही, और d 5/2 है, मैंने आपको निकाल के दिखाया है, तो d 5/2 है। इसको सॉल्व करिए, 2 5 = 10 और 5 5 = 25, 25 - 3 is 22, हेंस द आंसर इज B। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 1 मार्क्स 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 2 और फिर यहाँ स्पेस छोड़ा हुआ है और फिर 26। तो आपको पता है कि आपकी जो फर्स्ट टर्म a है वो तो 2 है, राइट। और थर्ड टर्म है 26 और आपसे सेकंड टर्म पूछी हुई है। तो बेटे बड़ा सिंपल काम है, अगर आपको d पता चल गया d, तो आप इस टर्म को निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये होता है a और ये होता है a प्लस d। तो a प्लस डी मतलब यहाँ पर 2 में d ऐड करके आ जाएगा, और फिर ये होता है a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसी सीक्वेंस चलती है आगे, है ना। तो थर्ड टर्म का क्या फार्मूला है, थर्ड टर्म का फार्मूला है a प्लस, सीधी सी बात है, देखो थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 में 1 कम 2d, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 2d ऐड करना है, a प्लस 2d कितना है 26 है, राइट। अब a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 + 2d = 26। और अब फाइनली जो ये 2 लेफ्ट साइड में है उसको भेजेंगे राइट साइड में, तो 26 में ये जब 2 माइनस होगा, प्लस है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा 2d और राइट में हो जाएगा 24। और फाइनली जो ये वाला 2 है, 2d वाला 2 है, उसको अपॉन में भेजेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/2, 24/2 यानी कि 12 आ जाएगी वैल्यू। तो d आ गया 12, तो d 12 आ गया, तो इस a में d ऐड करेंगे 2 + 12, तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू ये आएगी 14, ठीक है। तो ये वैल्यू 14 हो जाएगी। देखिए d निकाला मैंने, कैसे निकाला, a + 2d, 2 + 2d = 26, 2 को उधर ले गए, 26 - 2 is 24 + 2d, और 2 को ले गए अपॉन में, d की वैल्यू 12, और जो सेकंड टर्म है वो होगी a + d, 2 + 12 यानी कि 14। तो मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल भी, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो देखिए अब यहाँ पर क्या सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है, ये है a और ये है a + d। आपको पता है ये सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है a + d। a + d आपको 13 दिया हुआ है, और फिर ये वाली टर्म मिसिंग है, ये होता है a + 2d, तो a + 2d मिसिंग है, और फोर्थ टर्म होती है a + 3d, तो a + 3d आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है, a + 3d आपको 3 दिया हुआ है। तो आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, आप लिखिए कि a + d
इजकल टू 13, राइट। और नीचे लिख लीजिए a प्लस 3d इजकल टू 3, राइट। और अब जैसे हम करते थे एलिमिनेशन, अब आप कहेंगे देखिए लीनियर इक्वेशन की नॉलेज यहाँ पर काम आ रही है। तो मैथमेटिक्स ऐसे ही होती है, वो बिल्ड होती है ना, एक नॉलेज से दूसरी नॉलेज जुड़ी हुई होती है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे बेटे तो क्या होगा देखिए, ए से ए कट के यहाँ तो 0 आ जाएगा, डी माइनस थ्री डी यहाँ पर आ जाएगा -2d, और 13 माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 10, है ना। और फिर ये जो -2 है यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 मल्टीप्लाई है d से, तो जो टर्म मल्टीप्लाई होती है वो उधर ट्रांसपोज होकर क्या बनती है, डिवाइड में जाती है। तो इधर 10 के अपॉन में आ जाएगा -2, 10 के अपॉन में आ जाएगा -2, तो 10 अपॉन -2 कितना हो जाएगा, -5, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5, ठीक है ना। तो d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5, एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पर पूरा। ये था देखो a प्लस डी 13, a प्लस 3d 3, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, राइट। और फिर उसको सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई -5, वो भी मैंने आपको बता दिया एलिमिनेशन मेथड से, एकदम सिंपल। तो जो d की वैल्यू -5 आई है बेटे, उसको आप पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो a माइनस 5 इजक्वल टू 13, a माइनस 5 इजक्वल टू 13, यहाँ लिख देते हैं a माइनस 5 इजक्वल टू 13। तो आप बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, a इजक्वल टू होगा -5 को उधर ले गए, प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 हो जाएगा 18, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई है, ठीक है बेटे। तो एक बार a की वैल्यू 18 आ गई तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, एक तो आपको ये a फाइंड आउट करना था, तो ये तो 18 है ही, और फिर आपको ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी 18 तो है ही a, और d -5 है, तो a प्लस 2d 18 प्लस 3 - 1, यानी कि यहाँ पर 2 लिख सकते हैं आप, n-1 है ना, a प्लस n-1d, तो 18 प्लस 2d, तो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -10, और 18 - 10 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये आपका बेटा A3 भी आ गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, अब देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है, यहाँ पर आपको a दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, 5 है, और फिर यहाँ a प्लस डी, a प्लस 2d, और ये a प्लस 3d, तो a प्लस 3d आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 टू द 18, 18 प्लस 1 19/2, तो a प्लस 3d दिया है आपको 19/2। अब आपको यहाँ से a और d, एक बार आपको a तो आपको पता ही है, d आपको पता चल जाए तो आप ये दो टर्म्स भी निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर लीजिए, ठीक है, इस a की जगह 5 पुट कर लीजिए, तो 3d हो जाएगा 19/2 -5, 19/2 -5, दिखाते हैं आपको यहाँ पर। तो 3d हो जाएगा 19/2 -5, पहले फार्मूला लगाया an इजकल टू a प्लस n-1d, फिर फोर्थ टर्म है a प्लस 4 - 1d यानी a प्लस 3d, आप डायरेक्ट भी यहाँ 3d लिख सकते हैं, नहीं तो 4 - 1d लिखिए, कोई बात नहीं। फिर इस 5 को हम उस साइड ले गए, है ना, तो 19/2 -5, एलसीएम दिया, 2 5 10, 19 माइनस 10 इज 9, ऊपर 9 आ गया, नीचे 2, तो 9/2 3d, और अब इस 3 से इस 9 को काट देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो d आ गया 3/2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, d 3/2 आ गया। और अब ये जो वैल्यू है, ये सेकंड टर्म किसके बराबर होती है, सेकंड टर्म बराबर होती है a प्लस डी के, तो a प्लस डी अब हम निकालने वाले हैं, जिसमें a की वैल्यू तो हमको पता ही है 5 है, और d की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है, 3/2 निकाली, 3/2, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 10 प्लस 3 13/2, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 13/2। आई होप आपको समझ आ गया, राइट। और फिर जो ये वैल्यू है ये होगी a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इसको
ए प्लस 2d सेम तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 5 और 2d मतलब 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2, तो अपॉन का 2 उस 2 से कटेगा तो आपके पास आएगा 3 + 5 यानी कि 8, तो 8 वैल्यू आ जाएगी। बाकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, A2 है a + d, A5 d 3/2 ऐड किया 13/2, राइट, और A3 है a + 2d, A5 + 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 + 5 8। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आप देख रहे हैं फार्मूले सेम ही यूज़ हो रहे हैं, कुछ नया हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज इसमें यूज़ नहीं हो रही है। तो फोर्थ पार्ट देखते हैं, और फोर्थ पार्ट में ए आपको दिया है -4, ए दिया है आपको -4, और फिर a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 5d, a + 5d आपको दिया है 6, a + 5d आपको दिया है 6। तो ये तो काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, राइट। तो आप बस इसमें पहले तो a की वैल्यू पुट करिए, तो a की वैल्यू कितनी है, a यानी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है -4 और फिर +5d = 6, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर रह जाएगा 5d और -4 उधर चला जाएगा तो 6 + 4 हो जाएगा 10, और फिर 5d का जो 5 है वो अपॉन में जाएगा और d आ जाएगा 10/5 यानी कि 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू -4 है और d आ गया, a आ गया बेटा। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए काम करने के लिए, ये जो टर्म है ये होती है a + d, है ना, यानी -4 + 2, तो -2 हो जाएगी ये वैल्यू। फिर जो ये टर्म है ये होती है a + 2d, a + 2d यानी -4 + 2 इंटू 2, 2 इंटू d, 2 इंटू 2 4, सो -4 + 4 कितना हो जाएगा 0। और या सिंपली आप ऐसे भी कह सकते हो कि हर टर्म में डी डी ऐड करते चलना है, तो -4 में +2 किया तो -2, -2 में +2 किया तो 0, 0 में +2 करेंगे तो 2, 2 में +2 करेंगे तो 4, 4 में +2 करेंगे तो 6, वो तो पहले से ही दिया हुआ है। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, हमको सेकेंड टर्म दी है, सेकेंड टर्म यानी कि a + d दिया हुआ है, और a + d किसके बराबर है, a + d बराबर है 38 के, 38। और फिर इसके बाद थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म कितना होगा, a + 5d। अभी तो आपको याद हो ही गया होगा, जो भी टर्म होती है उससे कम लेते हैं, तो 6 टर्म बोल रहा हूँ तो 5d लेना पड़ेगा, 7 टर्म बोलेंगे तो 6d, 10 टर्म बोलेंगे तो 9d, है ना। तो 6 टर्म दिया हुआ है -20, और इसको आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ साइन बदलिए, साइन बदलिए, साइन बदलिए, और एलिमिनेशन से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a से तो a कट जाएगा, d - 5d आएगा -4d, और इक्वल टू 38 + 22 करेंगे तो आएगा 60, राइट। और d की वैल्यू होगी 60 अपॉन -4, 60 डिवाइड बाय -4, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो -15 आ जाएगा d की वैल्यू, d की वैल्यू -15 आ जाएगी। तो d आ गया आपके पास -15, और इस d की वैल्यू को आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पहली इक्वेशन में, तो a + d है तो d की वैल्यू है -15, समझ आ गया होगा। यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में d की जगह -15 पुट किया है, और इक्वल टू 38। अब ये -15 जाएगा राइट साइड में, तो राइट साइड में जाके तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो 15 -15 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 38 + 15 कितना हो जाएगा 53, डायरेक्टली लिख देते हैं 53, ठीक है जी। तो बेटे ए भी आ गया और आपके पास डी भी आ गया, तो जब एक बार ए और डी आ जाएंगे तो ये तो ए ही है, आपको पता है ये तो ए है, तो इसकी वैल्यू है 53।
फिर ये 53 -15 करके ये आ गया, फिर इसमें -15 करेंगे तो ये आएगा, फिर -15 करेंगे तो ये आएगा, फिर -15 करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरीके से आप -15 कर सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू कितनी है, -15 है। एक बार आपको यहाँ पर भी दिखा देते हैं। ये डी निकाला -15, और फिर पहली टर्म तो 53 थी, फिर उसमें -15 हुआ, फिर -15 हुआ, फिर -15 हुआ, ऐसे ऐसे अगली टर्म्स आती जाएंगी। और इस वीडियो में इतना ही। हमने बेसिक सीख लिया nth टर्म का फार्मूला और उसकी मदद से कैसे वैल्यूज फाइंड आउट होती हैं। थैंक यू।